द ग्रे। कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां हवा चाकू की तरह काटती है और बर्फ आपके शरीर को जकड़ लेती है। यह अलास्का का बेहाबान है, वह जगह जहां प्रकृति राज करती है और इंसान केवल एक मेहमान है जिसे बिना निमंत्रण के ठुकराया जा सकता है। यही है द ग्रे की दुनिया, एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके दिल को छू लेगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जीवित रहने का मतलब क्या है। ये एक ऐसी जंग है जहां हर सांस एक जीत है और हर कदम एक चुनौती। हमारी कहानी शुरू होती है जॉन ऑटवे से, जिसे लियाम नीसन ने अपने कठोर, भावपूर्ण अभिनय से जीवंत किया है। ओटवे कोई सुपर हीरो नहीं है, वह एक टूटा हुआ इंसान है जिसके कंधों पर अतीत का बोझ है। वह एक निशानेबाज है जो अलास्का की एक दूरस्थ तेल रिफाइनरी में काम करता है। उसका काम मजदूरों को जंगल के भेड़ियों से बचाना, वे भेड़िए जो अंधेरे में अपनी चमकती आंखों के साथ ताक में रहते हैं। लेकिन ओटवे का असली जंग बाहर की ठंड से नहीं, बल्कि उसके भीतर की उदासी से है। वह अपनी पत्नी की यादों में खोया है, जिसके साथ बिताए पल अब केवल धुंधली तस्वीरों और अधूरी बातों में बचे हैं। वह एक पत्र लिखता है जिसमें उसका दर्द साफ झलकता है। एक ऐसा इंसान जो जिंदगी की कगार पर खड़ा है, हार मानने को तैयार, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है। ओटवे और रिफाइनरी के मजदूर एक विमान में सवार होते हैं जो उन्हें घर ले जाने वाला है। यह विमान उनकी उम्मीद है, एक छोटा सा रास्ता जो उन्हें इस ठंडी, बेरहम दुनिया से बाहर निकालेगा। लेकिन प्रकृति इतनी आसानी से हार नहीं मानती। अचानक आसमान में तूफान उठता है, विमान हिलता है, डगमगाता है और फिर एक भयानक धमाके के साथ बर्फीले जंगल में गिर जाता है। यह दृश्य दिल दहला देने वाला है। लोहा चीखता है, आग की लपटें उठती हैं और जिंदगियां पलक झपकते खत्म हो जाती हैं। धुआं, बर्फ और मलबे के बीच केवल कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। ओटवे उनमें से एक है। वह होश में आता है, उसका शरीर दर्द से चीख रहा है, लेकिन उसकी आत्मा अभी टूटी नहीं। चारों तरफ बिखरे हुए हैं उसके साथी, कुछ घायल, कुछ सदमे में और कुछ जो अब कभी नहीं उठेंगे। ये लोग कोई सैनिक नहीं, कोई प्रशिक्षित योद्धा नहीं। ये हैं साधारण मजदूर, रफटफ, गुस्सैल, डरपोक और अपने अपने दुखों से भरे। लेकिन अब इस बर्फीले नरक में इनके पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। और ओटवे, चाहे वह तैयार हो या ना हो, इनका नेता बन जाता है। जंगल कोई दोस्त नहीं, यहाँ हर साये में खतरा छिपा है। ठंड इतनी सख्त है कि आपकी हड्डियां जम जाए और भूख इतनी गहरी कि आपका मन टूट जाए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा भेड़िए। ये कोई साधारण जानवर नहीं, ये हैं जंगल के शासक, चालाक, क्रूर और भूखे। उनकी आंखें रात में चमकती हैं जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। उनका गुर्राना एक चेतावनी है, ये उनकी जमीन है और तुम घुसपैठिए हो। पहली रात को ही भेड़िए हमला करते हैं। एक आदमी घायल और डरा हुआ अंधेरे में खो जाता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और फिर खामोशी। बचे हुए लोग समझ जाते हैं कि यह कोई खेल नहीं। ओटवे उन्हें इकट्ठा करता है, आग जलाने को कहता है, हथियार बनाने को कहता है। लेकिन हथियार क्या? उनके पास सिर्फ टूटी फूटी चीजें हैं, विमान का मलबा, कुछ छड़ें और उनकी हिम्मत। ओटवे जानता है कि भेड़िए डरते नहीं, वे शिकार करते हैं और इस बार शिकार ये लोग हैं। ओटवे का फैसला साफ है, रुको और मरो या चलो और लड़ो। वह समूह को इकट्ठा करता है और कहता है, हमें यहां से निकलना होगा। अगर हम रुके तो भेड़िए हमें खा जाएंगे। लेकिन निकलना आसान नहीं। उनके पास नक्शा नहीं, कोई रास्ता नहीं और कोई उम्मीद नहीं कि कोई उन्हें बचाने आएगा। फिर भी वे चल पड़ते हैं, बर्फ में अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए, जो जल्दी ही हवा में गायब हो जाते हैं। हर आदमी अपने साथ अपनी कहानी लाता है। डियाज एक गुस्सैल और बगावती मजदूर जो हर बात पर सवाल उठाता है। टॉलगेट जो अपने परिवार को याद करता है और हर रात अपनी बेटी की तस्वीर को चूमता है। हेनरिक शांत और सोचने वाला जो इस जंगल में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है। और फिर है ओटवे जो बाहर से सख्त दिखता है लेकिन भीतर से टूट रहा है। उसकी पत्नी की यादें, उसका हंसना, उसका स्पर्श उसे बार बार सताती है। वह एक कविता याद करता है जो उसके पिता ने उसे सिखाई थी, एक बार फिर लड़ाई में, इस दिन जीने और मरने के लिए। यह कविता उसकी ताकत बनती है, उसका मंत्र,
जो उसे हर बार गिरने पर उठने की हिम्मत देता है। जंगल में हर कदम एक जंग है। ठंड उनके फेफड़ों को जकड़ लेती है, भूख उनके पेट को खा जाती है, और भेड़िए भेड़िए कभी पीछे नहीं हटते। एक रात जब समूह आग के पास बैठा है, भेड़िए फिर हमला करते हैं। इस बार एक और आदमी खो जाता है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं और बाकी लोग बेबस होकर सुनते हैं। डर अब उनके भीतर घर कर चुका है। डियाज चिल्लाता है, हम यहां से नहीं निकल सकते, ये भेड़िए हमें खा जाएंगे। लेकिन ओटोवे उसका कॉलर पकड़कर कहता है, हम लड़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन प्रकृति सिर्फ भेड़ियों से नहीं लड़ती। एक दिन समूह एक नदी के पास पहुंचता है। बर्फ से ढकी नदी को पार करना जरूरी है, लेकिन यह आसान नहीं। हेनरिक, जो सबसे हल्का है, रस्सी बांधकर पार करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ टूटती है और वह ठंडे पानी में गिर जाता है। समूह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी उसे निगल लेता है। यह पल समूह को तोड़ देता है। हेनरिक की मौत सिर्फ एक नुकसान नहीं, ये एक चेतावनी है कि प्रकृति कोई दया नहीं दिखाएगी। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, समूह छोटा होता जाता है। कुछ भेड़ियों के शिकार बनते हैं, कुछ ठंड और भूख के। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान वह है जो दिखाई नहीं देता, उम्मीद का नुकसान। डियाज अब और नहीं चल सकता। वह बैठ जाता है, बर्फ में अपने पैरों को घूरता हुआ, और कहता है, मैं थक गया हूं, मैं अब और नहीं लड़ सकता। ओटवे उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डियाज का जवाब कड़वा है। यहाँ कोई भगवान नहीं ओटवे, यहाँ सिर्फ मौत है। वह पीछे रह जाता है, और उसकी आखिरी चीखें बताती हैं कि भेड़ियों ने उसे ढूंढ लिया। तालगेट भी टूटने लगता है। वह अपनी बेटी की तस्वीर निकालता है और रोते हुए कहता है, मैं उसे फिर देखना चाहता हूँ। ओटवे उसे कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तो लड़ो, उसके लिए लड़ो। लेकिन तालगेट की ताकत जवाब दे जाती है। एक रात वह चुपके से समूह से अलग हो जाता है, शायद यह जानते हुए कि वह अब और नहीं चल सकता। सुबह उसका सामान बर्फ में पड़ा मिलता है, उसके साथ कोई निशान नहीं। अब सिर्फ ओटवे और एक आखिरी साथी, पीट, बचे हैं। पीट एक शांत समझदार इंसान है जो ओटवे की तरह ही अपने दुखों से जूझ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनता है। वे अब सिर्फ साथी नहीं, वे एक दूसरे की आखिरी उम्मीद हैं। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब ओटवे और पीट भेड़ियों के इलाके में गलती से घुस जाते हैं। यहाँ भेड़ियों का गढ़ है, वह जगह जहाँ अल्फा भेड़िया, एक विशाल और भयानक जानवर, राज करता है। रात गहरी है और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। फिर अचानक भेड़ियों का झुंड प्रकट होता है। उनकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और उनका गुर्राना हवा को चीर देता है। पीट डर जाता है, लेकिन ओटवे उसे पीछे धकेलता है। मेरे पीछे रहो, वह फुसफुसाता है, लेकिन भेड़िए तेज हैं। एक हमले में पीठ को घसीट लिया जाता है। ओटवे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब वह अकेला है, सिर्फ वह और भेड़ियों का झुंड। यहां से कहानी और गहरी हो जाती है। ओटवे अब सिर्फ जंगल से नहीं लड़ रहा, वह अपने भीतर की जंग लड़ रहा है। वह अपनी पत्नी की यादों को याद करता है, उस कविता को दोहराता है जो उसे ताकत देती है। एक बार फिर लड़ाई में वह अपने बटुए से कांच की टूटी बोतलें और चाकू निकालता है और उन्हें अपने हाथों में बांध लेता है। ये उसका आखिरी हथियार है, उसकी आखिरी चुनौती। अल्फा भेड़िया सामने आता है, एक विशाल डरावना प्राणी जिसकी आंखें ओठवे को घूर रही हैं। यह सिर्फ एक भेड़िया नहीं, यह है मौत का प्रतीक। वह डर जो ओठवे के भीतर सालों से छिपा था। दोनों आमने सामने खड़े हैं और हवा में एक भयानक खामोशी छा जाती है। ये एक ऐसा पल है जो समय को रोक देता है। क्या ओटवे जीतेगा, या प्रकृति एक बार फिर अपनी जीत का दावा करेगी? अंत, एक अनसुलझा सवाल द ग्रे आपको कोई आसान जवाब नहीं देती। ये कोई ऐसी कहानी नहीं जो साफ सुथरे अंत के साथ खत्म हो। ये आपको छोड़ देती है उस पल में जहां ओटवे और अल्फा भेड़िया आमने सामने है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। जिंदगी क्या है? हम क्यों लड़ते हैं? क्या जीवित रहना सिर्फ सांस लेना है, या कुछ और? ओटवे की कहानी एक इंसान की कहानी है, टूटा हुआ लेकिन अडिग, डरा हुआ लेकिन साहसी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको बताती है कि सबसे अंधेरी रात में भी एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है। द ग्रे सिर्फ एक फिल्म नहीं,
ये एक अनुभव है जो आपको अपने भीतर की ताकत को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। और जब आप ओटवे को उस आखिरी लड़ाई में देखते हैं, आप भी अपने आप से पूछते हैं, मैं कब तक लड़ सकता हूँ?